हेलो एवरीवन, एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था विच वाज फॉर एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, फटाफट से आपको निकाल लेना है क्वेश्चन नंबर 10 हमारी बुक से। क्वेश्चन नंबर 10 निकालेंगे सभी बच्चे। रीड करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। Following were the summarized balance sheet as at 31st March 15. We are given the balance sheet of G Limited and P Limited. Equity share capital, preference share capital, general reserve, export profit reserve, एक नए तरह का यहाँ पे रिजर्व दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। बेसिकली दीज टू आर दी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15%, डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज। फिर एसेट में हमारे पास में बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक। ऑल द बिल्स रिसीवेबल ऑफ पी लिमिटेड वर हैविंग जी लिमिटेड्स एक्सेप्टेंसेस। वैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। जो हमने ये पी और वी वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये जी और पी का भी है, ठीक है। Now what they have done, they have issued 1,65,000 equity shares of rupees 10 each at par to the equity shareholders of P Limited. Issued 15% preference share of 100 each to discharge the preference shareholders of P Limited 10% premium. Preference shareholders का payment 10% के premium पे करा है। जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था P and V का, वहां पे एक ही कैटेगरी के शेयर होल्डर्स थे, यहाँ पे दो कैटेगरी के हैं, इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। Debentures of P Limited will be converted into equivalent number of debentures of G Limited. आपको मालूम है जो ये वाला पॉइंट है वो पीसी निकालने के लिए काम नहीं आएगा, बट जब हम एंट्रीज बनाएंगे परचेजिंग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हमें इसका यूज लेना होगा। Statutory reserves of P Limited are to be maintained for 2 more years. We are taking over P Limited, ठीक है ना। जो G Limited है वो यहाँ पे P Limited को टेक ओवर कर रही है, तो जी लिमिटेड को पी लिमिटेड के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगले 2 साल तक और मेंटेन करने होंगे। एंड इफ यू रिमेंबर, द एंट्री फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स इज टू बी मेड ओनली इफ इट इज इन द एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, बिकॉज मर्जर के नेचर में जो रिजर्व्स हैं वो तो ऑलरेडी सेकेंड एंट्री के थ्रू टेक ओवर हो जाते हैं, बिकॉज सेकेंड एंट्री में वहां पे अपन एसेट भी टेक ओवर करते हैं, लाइबिलिटी को भी टेक ओवर करते हैं और रिजर्व्स को भी टेक ओवर करते हैं। बट अगर ये एमैल्गमेशन मर्जर के नेचर का होगा, अभी हमने क्वेश्चन को आगे पूरा पढ़ा नहीं है, अगर ये मर्जर के नेचर का हो जाएगा तो फिर आपको ये वाला पॉइंट ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली सेकंड एंट्री के थ्रू ट्रीट हो जाएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट यूजफुल तब होगा जब एमैल्गमेशन परचेज के नेचर का हो, तो फिर मुझे अलग से एंट्री नंबर 8 क्रिएट करना पड़ेगा। और हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग वो एंट्री नंबर 8 क्या था? एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट। आगे और देखें, एक्सपेंस ऑफ एमैल्गमेशन ऑफ ₹10,000 विल बी बोर्न बाय जी लिमिटेड। बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में भी थे। आपको यहाँ पे डिटेल्स गिवन है ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड पेएबल का। हमें करना क्या है, हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री शो करनी है और साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अज्यूम क्या करना है, एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई चेंज ही नहीं है। जैसा हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था पी लिमिटेड वी लिमिटेड, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है फॉर जी लिमिटेड पी लिमिटेड, ठीक है। तो बच्चों हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा सॉल्व ना कराऊं, बट मैं क्वेश्चन के कुछ झलकियां, कुछ ग्लिम्पसेस आपको यहाँ पे दे दूंगा सॉल्यूशन के अंदर, इससे आप उसको आगे अपने आप से प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मेरे साथ आप शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फॉर्मेट्स बनाएंगे, जल्दी से निकाल लीजिए अपनी कॉपी। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है जर्नल का फॉर्मेट, एटलीस्ट 2 पेजेस का यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। जर्नल का फॉर्मेट 2 पेज का कम से कम बना लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी कंपनी का जर्नल बनाना है? विच इज द परचेजिंग कंपनी। सो परचेजिंग कंपनी इज जी लिमिटेड, जर्नल ऑफ जी लिमिटेड, एंड वी विल गो स्ट्रिक्टली बाय द नोट्स। जो नोट्स मैंने आपको लिखवाए थे, बस आपको केवल उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मर्जर के केस में मैक्सिमम एंट्रीज आर 7,
7 एंट्रीज एट मैक्सिमम बन सकती है मर्जर के केस में, एंड परचेज के केस में मैक्सिमम एंट्रीज आर 8, उससे ज्यादा आपको एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप क्वेश्चंस करते करते बहुत ज्यादा यहाँ मैकेनिकल हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आपको पहले से मालूम होगा हमें कितनी एंट्रीज बनानी है, कौन सी एंट्री कौन से नंबर पे आएगी, ये चीज भी आपको याद हो जाएगी, जिससे मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। और हम यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म के क्वेश्चन ही बार बार करते रहेंगे। आप देखिए मैं एग्जैक्टली फिर से ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको फिर से करवा रहा हूँ। क्यों? ताकि आपके फंडामेंटल्स और स्ट्रांग हो जाएं, आपको क्लियर कट डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाए मर्जर और परचेज के बीच में। इसलिए हम बिल्कुल रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं, so that you don't lose your confidence. ओके, तो ये हो गया मेरा जर्नल का फॉर्मेट तैयार। इसके बाद मैं आ जाता हूं बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। और यहां पे बच्चों हम बैलेंस शीट के अंदर कुछ नोट्स को स्किप करने की कोशिश करने वाले हैं। जैसा आपको मैंने कहा था ना कि जो चीज डायरेक्टली आपको पता लग जाती है आप चाहें तो उसको स्किप कर दें, वो हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं करा था बिकॉज हमारे क्लास के लिए वो पहला पहला बड़ा क्वेश्चन था। बट अब ये सेकंड बड़ा क्वेश्चन अपन ट्राई कर रहे हैं। तो जो चीज बहुत ही ऑब्वियस है और डायरेक्टली पता लग जाती है उसी नेम से गिवन है, जिस नेम की हेडिंग होती है, तो वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली उसको लिख देंगे। ठीक है, आ जाइए जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोट करा है मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या आता है बताइए? शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड्स के अंडर में पहला हेडिंग क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए आपको हमेशा नोट क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए ब्लाइंडली आपको नोट नंबर 1 लिख ही देना है। सेकंड आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसके लिए भी आपको अगेन नोट क्रिएट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 इसके लिए बन जाएगा। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था यहाँ पे भी वही बात है कि नॉन करंट लायबिलिटीज में एक डिबेंचर्स का पॉइंट है ना? देखिए जरा, डिबेंचर्स का पॉइंट यहाँ पे गिवन होगा आपको। तो डिबेंचर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का ओपन कर लिया हेडिंग। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सी लायबिलिटीज हैं हमारे पास में? यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हैं, एंड करंट लायबिलिटीज आर इन 2 फॉर्मेट्स, वन इज द ट्रेड पेएबल्स एंड अदर इज द अदर करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स, इसके लिए तो आपको मालूम है हमें नोट क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंटर कंपनी ओइंग्स का पॉइंट है ना, कैंसलेशन करना पड़ेगा कॉन्ट्रा आइटम्स का, तो इसके लिए तो नोट बनाना पड़ेगा ट्रेड पेबल्स का। बट हम जो यहाँ पे नोट स्किप कर पाएंगे वो कौन सा स्किप कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज गिवन है, इसका तो नोट अपन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटीज में एक हेडिंग आता है अदर करंट लायबिलिटीज और आपको सेम नेम से गिवन है। ठीक है ना, अदर करंट लायबिलिटीज के नेम से ही गिवन है और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। मैं इसका नोट नंबर ना बच्चों स्किप कर देता हूं, तो मैं इसका अमाउंट डायरेक्टली अभी के अभी लिख सकता हूं। 1 लाख तो जी लिमिटेड का है और 75,000 पी लिमिटेड का है। इसका मतलब अदर करंट लायबिलिटीज का अमाउंट तो 1,75,000 आना फिक्स्ड है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं आपको यहाँ पे बाकी सबके अमाउंट भी लिख के दिखा सकता हूं नोट बनाए बिना। ठीक है, बट मुझे अभी वो करना नहीं है, हम सेकंड क्वेश्चन पे है। धीरे धीरे हम ऐसा काम भी करना शुरू करेंगे कि हम बैलेंस शीट को हाथों हाथ फिलअप करते चलेंगे और नोट बाद में बना देंगे। ठीक है, ऐसी प्रोफिशिएंसी मैं आपके अंदर ला दूंगा, बट अभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बहुत इनिशियल स्टेज पे है चैप्टर का, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं।
हम सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, फिर बाद में जुगाड़ भी सीखेंगे जिससे हमारे मार्क्स इजीली आ जाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट मेजर हेडिंग है बच्चों एसेट्स का, और एसेट्स का पहला हेडिंग आप सबको मालूम है, दैट इज द नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। चलिए जी, नॉन करंट एसेट का मेजर हेडिंग क्या होता है पहला, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के विद इन हमें शो करना है टेंजिबल एसेट्स एंड हमें शो करने हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब यहाँ पे आप देखें कौन से एसेट हैं, सारे के सारे टेंजिबल्स हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। इन्वेस्टमेंट ध्यान रखिए टेंजिबल एसेट्स नहीं है, उसकी अलग से हेडिंग बन जाती है। तो टेंजिबल एसेट के लिए मुझे नोट नंबर 5 क्रिएट करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अगला आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और आप समझ सकते हैं मैं इसके लिए यहाँ पे हेडिंग नहीं बनाऊंगा। आई विल नॉट क्रिएट एनी हेडिंग फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए हेडिंग नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली गिवन है और इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट्स आर 3,50,000 एंड 2,50,000, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों का मिलाकर 6 लाख। इसको अपन डायरेक्टली पहले से शो कर देते हैं 6 लाख। ठीक बात है। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट हेडिंग आ जाएगा, दैट इज द करंट एसेट्स। देखें जरा करंट एसेट्स में क्या क्या है। करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास में है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट नहीं है। क्या हम उसका नोट स्किप कर सकते हैं? यस, यू कैन स्किप इट। तो इन्वेंट्री का टोटल वैल्यू कितना है, 6,25,000 प्लस 4,75,000, दैट इज 11 लाख। 11 लाख का यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री जो है रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में है बच्चों ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसके लिए हम स्किप नहीं कर पाएंगे नोट, क्योंकि यहाँ पे इंटर कंपनी ओइंग्स हैं। मोर ओवर यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में 2 पॉइंट है, डेटर्स का बैलेंस भी है और बीआर भी है, तो ये स्किपेबल नहीं है। उसके बाद में लास्ट में है कैश एट बैंक, विच कैन बी टर्म्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपेंसेस का पॉइंट आ रहा है तो मैं इसको स्किप नहीं करना चाहूंगा। आई विल क्रिएट अ नोट फॉर इट, दैट इज नोट नंबर 7। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना एफर्ट जो है सेव कर लिया। हमने यहाँ पे 3 नोट्स को स्किप कर दिया है। वन इज अदर करंट लायबिलिटी, देन द नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज इन्वेंट्री। तो थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो गया डेफिनेटली इनको स्किप करने से। बहुत ज्यादा भी सेव नहीं हुआ, बट डेफिनेटली अगर थोड़ा सा टाइम पे एग्जाम में बचता है, इट्स डेफिनेटली यूजफुल फॉर अस। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहने वाला है बच्चों। और इसके बाद आपको मालूम है हमें क्या शो करने हैं, नोट्स। तो नोट्स के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 2-2 पेज चाहिए होंगे। तो 2 पेज मैंने यहाँ पे नोट्स के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आगे पीछे मिलाकर 2 पेज आप नोट्स के लिए स्किप कर दीजिए, फ्रंट एंड बैक। यानी कि मेरा कहने का मतलब है एक पूरी शीट जो है फ्रंट एंड बैक वो आपके नोट्स में कंज्यूम हो जाएंगी। ऑल राइट, और इसके बाद में हम प्रिपेयर करेंगे हमारे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स के अंदर बच्चों जो हमारा पहला वर्किंग नोट आएगा, दैट विल बी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन। परचेज कंसिडरेशन कौन से मेथड से निकालना चाहेंगे? सिंपली नेट पेमेंट मेथड, because you are given with the information of payment with regard to both category of shareholders। यहाँ पे जो बिकने वाली कंपनी है, जो कंपनी बिक रही है, दैट इज पी लिमिटेड, और पी लिमिटेड के दोनों शेयर होल्डर्स को कितने कितने शेयर इशू करे या एग्जैक्टली कितना पैसा पे करा वो हमारे पास अवेलेबल है। और जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, यू कैन ब्लाइंडली यूज द नेट पेमेंट मेथड।
ठीक है। बट अगर इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग हो, कोई पूरी चीज आपको अवेलेबल नहीं हो, देन आप यूज कर सकते हैं नेट एसेट मेथड। सबसे पहला हमने यहाँ पे लिखा पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ व्हाट कंपनी, ऑफ पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट है वो किस फॉर्म में किया गया है? इट इज डन इन, देखें जरा, 15% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर्स में किया गया है किस कंपनी के? जी लिमिटेड के। इन 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड। ओके, पी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करा है इन 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड। पेमेंट बड़ा सिंपल सा है, जो भी उनका पेमेंट था उसमें 10% का प्रीमियम और ऐड करना है। देयर एलिजिबल पेमेंट वाज 8,50,000। 8,50,000 में आपको ऐड करना है 10% का प्रीमियम। सो 8,50,000 प्लस 10% प्रीमियम, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? इट इज 9,35,000। ठीक है ना? 9,35,000 का पेमेंट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हो गया। इसके अलावा हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट भी कंसिडर करना है। सो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पी लिमिटेड। सो पी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कैसे किया गया है? दे हैव बीन पेड इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। और जाहिर सी बात है, अगर मर्जर का नेचर है तो एक बात तो आपको मालूम है कि मर्जर की कंडीशंस को जब फुलफिल करते हैं तो उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में करा जाएगा, और जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं वो कैश के अंदर पे कर सकते हैं। सो इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड। तो देखें जरा, 1,65,000 शेयर इशू करें, कोई रेशो भी गिवन नहीं है, डायरेक्टली आपको कहानी बता दी है कि हमने फिक्स 1,65,000 शेयर इशू करे और एक शेयर का इशू 10 रुपीज के अकॉर्डिंग किया गया है। तो ज्यादा मेहनत करने वाली जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे पेमेंट का वैल्यू आ गया 16,50,000। नाउ 9,35,000 प्लस 16,50,000 परचेज कंसिडरेशन हमारे पास में आ चुका है। परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे निकाल लिया, 25,85,000। 25,85,000। अब मैं साथ में यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 भी क्रिएट करना चाहता हूं, दैट इज फॉर द एडजस्टमेंट इन रिजर्व्स। क्या आपको याद आ रहा है ये वाला पॉइंट? अगर अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का होता है तो हम एंट्री नंबर 2 में, जब एंट्री नंबर 2 बनाते हैं, एंट्री नंबर 1 कौन सा होता है बताइए? एंट्री नंबर 1 इज फॉर मेकिंग द परचेज कंसिडरेशन ड्यू, और पीसी ड्यू करने का एंट्री यहाँ पे क्या बनेगा? बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट। ऑल्दो आप बिजनेस परचेस अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड, ये एंट्री बनाएंगे जिसका अमाउंट कितना आएगा? 25,85,000। और एंट्री नंबर 2 में हम सारे के सारे एसेट्स टेक ओवर करेंगे। किसके एसेट्स? जो कंपनी सेल कर रही है अपने बिजनेस को, दैट इज पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड के सारे एसेट्स हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर टेक ओवर हो जाएंगे। पी लिमिटेड के सभी तरह की लाइबिलिटीज जो हैं वो बुक वैल्यू पे टेक ओवर हो जाएंगी। इसके अलावा आपको पी लिमिटेड के रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी टेक ओवर करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो अगर आप पी लिमिटेड के रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी टेक ओवर करेंगे, यानी कि हमें रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वही एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ, एडजस्टमेंट इन रिजर्व्स। ठीक है, और ऐसा अपन इसलिए करना चाहते हैं बच्चों पहले से ही, क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि बहुत बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछी जाए। तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि जर्नल एंट्रीज के बिना बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। ओके, इसलिए हम पहले से यहाँ पे वर्किंग नोट शो कर रहे हैं एडजस्टमेंट इन रिजर्व्स का। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, चिंता करने वाली बात नहीं है। हमें केवल कंपेयर करना है शेयर कैपिटल ऑफ द वेंडर कंपनी। हु इज द वेंडर कंपनी? पी लिमिटेड।
शेयर कैपिटल ऑफ पी लिमिटेड को कंपेयर करना है विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू कैलकुलेट कि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट करा या पेमेंट कम करा। तो देखिए जरा, शेयर कैपिटल ऑफ पी लिमिटेड में क्या क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8,50,000 का है। सो 15 लाख प्लस 8,50,000, 15 lakh plus 8,50,000. This is the amount of share capital. So total is 23,50,000. इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं विथ व्हाट, विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। So purchase consideration is 25,85,000. अब आप देख सकते हैं कि जिस बिजनेस को हमने अक्वायर करा उसको हम पीसी पे कर रहे हैं 25,85,000, बट शेयर कैपिटल के टर्म्स में उसकी वर्थ कितनी है 23,50,000। तो हम कितना एक्सेस पैसा देकर आ रहे हैं। व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट दैट वी हैव पेड? एक्सेस पेमेंट इज हाउ मच? 2,35,000। ये एक्सेस पेमेंट मुझे रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैं कौन सा रिजर्व इस्तेमाल कर लूंगा? जनरल रिजर्व। तो मैंने यहां पे लिखा जनरल रिजर्व ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड का जनरल रिजर्व कितना गिवन है जरा देखें। पी लिमिटेड का आपको जनरल रिजर्व यहां पे दिख रहा होगा विद अ वैल्यू ऑफ रुपीज 2,50,000। 2,50,000 का जनरल रिजर्व है फॉर पी लिमिटेड। चलिए जी, 2,50,000। इसमें से हमने रिड्यूस कर दिया एक्सेस पेमेंट, इसको हमने एडजस्ट कर दिया और एक्सेस पेमेंट को एडजस्ट करा है विथ 2,35,000। तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व जो कि टेक ओवर किया जाएगा दैट इज 15,000। ठीक है, जनरल रिजर्व जो टेक ओवर किया जाएगा दैट इज 15,000। तो जनरल रिजर्व टेकन ओवर, कौन टेक ओवर करेगा? इट इज टेकन ओवर बाय जी लिमिटेड फ्रॉम पी लिमिटेड। मर्जर के नेचर में रिजर्व्स, एसेट, लायबिलिटी सब कुछ टेक ओवर होता है। परचेज के नेचर में आपको ओनली एसेट लायबिलिटी को टेक ओवर करने का एंट्री बनाना है। जस्ट रिमेंबर माय 8 एंट्रीज, जो मैंने आपको नोट्स में 8 एंट्री लिखवाई थी, केवल आपको उस पर फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना उसके अलावा। इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये दोनों वर्किंग नोट्स आप सबके तैयार हो चुके हैं। सो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड टू पास द एंट्रीज नाउ। मैं चाहूंगा एंट्रीज एक बार आप अपने आप से ट्राई करें। स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज आप अपने आप से बनाएं, फिर मैं आपको शो करूंगा एंट्री एग्जैक्टली क्या बनेगा। बट फिलहाल के लिए एक बार आप ट्राई करें। देखिए, पीसी का अमाउंट है 25,85,000। फर्स्ट एंट्री क्या बनाना चाहेंगे? सुनिएगा जरा, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा? जी लिमिटेड के जर्नल में आप एंट्री बनाएंगे बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट। ऑल दो आप बिजनेस परचेज अकाउंट भी यूज कर सकते हो हमारे मॉड्यूल्स में, चाहे से मर्जर का नेचर हो या परचेज का नेचर हो, उन्होंने बिजनेस परचेज अकाउंट यूज करा हुआ है। मैंने यहाँ पे हालांकि डिस्टिंग्विश करने के लिए बिजनेस मर्ज्ड आपको लिखवा दिया। सो बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड। व्हाट इज द वैल्यू? 25,85,000। ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो जाएगा। नरेशन आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन ड्यू। सेकेंड एंट्री में हमें क्या करना है? ये जो परचेज कंसिडरेशन है, इसके बदले हमने बिजनेस को टेक ओवर करा। बिजनेस को टेक ओवर करा मतलब कि हमने एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर करा। तो एसेट लायबिलिटी को टेक ओवर करने का एंट्री बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए, जितने भी यहाँ पे एसेट्स हैं उनको टेक ओवर करना है। दैट इज बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल के यहाँ पे 2 बाइफर्केशन है, एक तो है डेटर्स और एक है बिल्स रिसीवेबल। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो एसेट का टेक ओवर हो गया। कौन सी वैल्यूज पे? बुक वैल्यूज पे। और हमारे केस बुक वैल्यूज कौन सी हैं? ये रही हमारी बुक वैल्यूज। ठीक बात है। चलिए, इसके बाद 2 में आएगा सबसे पहले लाइबिलिटीज टू 15% डिबेंचर्स, 2 ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स के 2 डिस्टिंक्शन आएंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल।
ये ऊपर वाला अमाउंट जो ट्रेड पेबल्स लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स योर क्रेडिटर्स, और जो नीचे का बिल्स पेबल है इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ बिल पेबल। तो सो टू ट्रेड पेबल्स की जगह पर टू क्रेडिटर्स एंड टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स की वैल्यू 75,000, बिल्स पेबल की वैल्यू कितनी आएगी 1 लाख, एंड टू अदर करंट लायबिलिटीज दैट इज 75,000। उसके बाद आपको रिजर्व्स को भी टेक ओवर करना है, तो रिजर्व में आएगा टू जनरल रिजर्व। अब आप मुझे बताइए जनरल रिजर्व कितना आना चाहिए, 2,50,000 तो नहीं आ सकता, क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट कराया वर्किंग नोट उसके अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व टेक ओवर होना चाहिए ओनली एट ₹15,000। तो 15,000 रुपीज से एंट्री बनेगा जनरल रिजर्व का। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, दीज टू आर योर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से दीज टू आर दी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो इसको भी अपन टेक ओवर करेंगे, और क्योंकि हमने इसको एंट्री नंबर 2 में टेक ओवर कर लिया, दैट इज वाई हमें यहाँ पे एंट्री नंबर 8 का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एंट्री नंबर 8 बनाते हैं परचेस के नेचर में, एमैल्गमेशन, एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, वो एंट्री आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्री नंबर 2 के अंदर रिजर्व्स टेक ओवर हो चुके हैं एट द सेम वैल्यू। एंड लास्ट में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद अ वैल्यू ऑफ 1,25,000, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, टू बिजनेस मर्ज अकाउंट, यानी कि जो हमने एसेट और लाइबिलिटी को अक्वायर करा है वो किसके अगेंस्ट में है, परचेस कंसिडरेशन के अगेंस्ट में है। और ये एंट्री बनाने के बाद में जो आपका बैलेंस है वो टैली होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का। ऑल राइट, तो ये दोनों एंट्रीज आप बनाकर देखें, स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज, फिर मैं आपको अपनी भी एंट्री दिखा दूंगा कि मैंने कौन सी एंट्री बनाई है, ठीक है। आप भी एंट्री बनाइए, मैं भी एंट्री बना रहा हूं, बट मैं आपको भी अपनी एंट्री शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं एंट्री बना के रख लूंगा, फिर आपको शो करूंगा कि देखो ये मेरी एंट्री है, और फिर आप चेक करेंगे कि आपकी एंट्री कितने हद तक आपने सही बनाई है, फटाफट से।
आइए बच्चों चेक करें एंट्रीज को। अब काफी समय मैंने आपको दे दिया एंट्रीज बनाने के लिए। देखिए जरा, मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज बनाई हैं, ये 2 एंट्रीज बनाई हैं स्टार्टिंग की। आपको चेक करना है कि आपकी एंट्री और मेरी एंट्री जो है दैट इज टैलीड और नॉट। बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड दैट इज फॉर 25,85,000, 25,85,000 और मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया है वर्किंग नोट नंबर 1 का। अगला एंट्री आप देखें, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर फिक्सचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट to 15% debentures to creditors to BP to other current liabilities। जनरल रिजर्व का रेफरेंस मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में दिया है और यहाँ पे हम रिमेनिंग वैल्यू शो करेंगे जनरल रिजर्व की 15,000। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 1 लाख का है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 50,000 का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज आएगा 1,25,000 टू बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट 25,85,000 और आपका एंट्री का जो डीआर एंड सीआर साइड है वो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री हमने बनाया है बिजनेस टेक ओवर करने के लिए, बिजनेस टेकन ओवर। हाँ जी, फर्स्ट 2 एंट्रीज सब बच्चों को समझ में आ गई हैं। द फर्स्ट 2 एंट्रीज, पहला एंट्री है बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड, सेकेंड एंट्री है एसेट लायबिलिटी एंड रिजर्व्स को टेक ओवर करने का। आ जाते हैं थर्ड एंट्री पे। Coming to the third entry is regarding what? It is regarding the payment to the liquidator. We are going strictly by the notes. आप हमारे नोट्स को यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड डेबिट, कितना पेमेंट करना है? 25,85,000। पेमेंट हमने कौन से फॉर्म में करा है देखें जरा। पेमेंट हमने करा है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और ये दोनों के दोनों शेयर्स एट पार इशू करे गए हैं। ध्यान रखें, इक्विटी शेयर्स का इशू भी एट पार है, प्रेफरेंस शेयर्स का इशू भी एट पार है। कुछ बच्चे यहाँ पे बोलते हैं सर नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स तो प्रीमियम पे हैं। बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस शेयर का इशू तो एट पार है बट पेमेंट प्रीमियम पे है। और आपको ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, पेमेंट एट प्रीमियम एंड इशू एट प्रीमियम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर मुझे 1 लाख रुपीस मिलने हैं और 1 लाख मुझे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पे मिलेंगे, यानी कि मिलेंगे तो एक्चुअल में 1 लाख बट जो शेयर्स मिलेंगे वो प्रीमियम पे मिलेंगे। बट अगर मुझे 1 लाख में 10% का प्रीमियम पेमेंट मिलेगा, यानी कि मुझे पेमेंट 1 लाख की जगह पर 1,10,000 मिलेगा। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर्स का इशू एट पार है बट पेमेंट एट प्रीमियम है। इसका मतलब ये हुआ कि जी लिमिटेड ने पी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 15% प्रेफरेंस शेयर्स दिए और खुद का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया। तो मैं यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है वो कैसे बनाऊंगा? लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड डेबिट 25,85,000 टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जिसका अमाउंट था यहाँ पे 9,35,000। ठीक है, अमाउंट था 9,35,000। इज दैट क्लियर? और साथ में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल किसका है? इट इज ऑफ द न्यू कंपनी दैट इज जी लिमिटेड। ठीक है, जो नया कंपनी प्रिवेल करेगा मर्जर के बाद में दैट इज जी लिमिटेड। नरेशन में परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड, हमने यहां पे पीसी का पेमेंट कर दिया है। ऑल राइट, आइए एंट्री नंबर डी। एंट्री नंबर डी इज फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अदर लायबिलिटी। तो यहां पे हमने कौन कौन सी लायबिलिटीज को टेक ओवर किया है? वैसे तो हमने डिबेंचर को भी टेक ओवर करा है, ट्रेड पेबल्स को भी टेक ओवर करा है, अदर करंट लायबिलिटीज को भी टेक ओवर करा है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डिबेंचर्स के पेमेंट के बारे में कुछ मेंशन्ड है।
डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ जी लिमिटेड। कहते हैं जितने भी पी लिमिटेड के डिबेंचर्स हैं वो जी लिमिटेड के डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पी और जी दोनों के पास ही 15% के डिबेंचर्स हैं। यानी आप देखना यहाँ पे बड़ा एक अजीब सा एंट्री बनेगा। मैं लिखूंगा 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस एंट्री पे, टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। आप बोलेंगे सर ये कैसा एंट्री है, ये तो बहुत ही अजीब सा एंट्री है। डेफिनेटली बच्चों अजीब सा एंट्री है, बट क्या करा जाए, एंट्री ऐसे ही बनेगा। 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 15% डिबेंचर्स अकाउंट। हम यहाँ पे बोलेंगे डिबेंचर होल्डर्स ऑफ पी लिमिटेड पेड ऑफ। हमने पी लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। कैसे पेमेंट करा, उनके डिबेंचर्स के बदले हमारे खुद के डिबेंचर इशू कर दिए। दे आर वर्थ ₹1,75,000। सो 1,75,000 का पेमेंट हो चुका है। अब एंट्री में चेकिंग करने वालों को भी कंफ्यूजन नहीं हो और आपको भी कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए बेटर कि हम यहाँ पे मेंशन कर दें 15% डिबेंचर्स ऑफ। ये कौन सी कंपनी के हैं, पी लिमिटेड के हैं, जो हमने एंट्री नंबर 2 में क्रेडिट करे थे। आप देखिए टू 15% डिबेंचर्स क्रेडिट किया था ना, एंट्री नंबर 2 में चेक करें 1,75,000। तो इसका जो पेमेंट है वो हमारे खुद के डिबेंचर्स के बदले हो गया। सो टू 15% डिबेंचर्स। अब ये किसके हैं, जी लिमिटेड के हैं। और वो में मेंशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो यहाँ पे जर्नल है वो किसका है, जी लिमिटेड का है। तो अगर जी ने अपने इक्विटी शेयर इशू करें तो एंट्री में क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करे तो क्या आएगा, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर डिबेंचर इशू करे तो क्या आएगा, टू -% डिबेंचर। कॉमन सेंस वाली बात है, आपने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस के अंदर अपनी, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल इशू की एंट्रीज हैं। एंट्री नंबर ई पे आते हैं, दैट इज फॉर द इंटर कंपनी ओइंग्स। तो इंटर कंपनी ओइंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा था, ऑल द बिल्स रिसीवेबल ऑफ पी लिमिटेड वर हैविंग जी लिमिटेड एक्सेप्टेंसेस। यानी कि जो भी पी लिमिटेड की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल हैं, कितने वैल्यू के हैं देखें, 55,000। दीज ऑल आर एक्सेप्टेड बाय जी लिमिटेड। यानी कि जी लिमिटेड के बिल्स पेबल के अंदर इसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। अब अगर आप देखें तो टोटल जी लिमिटेड के बिल्स पेबल कितने हैं, 75,000। उसमें से 55,000 किसको बिलोंग करते हैं, 55,000 बिलोंग करते हैं पी लिमिटेड को। यानी कि बच्चों कहानी ये हुई कि जी लिमिटेड को 55,000 पी लिमिटेड को पे करना है एमैल्गमेशन से पहले, वहीं पे पी लिमिटेड को जी लिमिटेड से 55,000 रिसीव करना है। ऑलराइट, जब इन दोनों का मर्जर हो जाएगा, जब जी लिमिटेड और पी लिमिटेड एक ही कंपनी बन जाएंगे, तो क्या उसके बाद ये पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। बिकॉज इट वुड गिव अस अ फीलिंग दैट जी लिमिटेड इज पेइंग द मनी टू इटसेल्फ एंड इट इज रिसीविंग द मनी फ्रॉम इटसेल्फ। खुद को ही दे रहे हैं और खुद से ही ले रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसे कैंसिल करना है। वी हैव टू कैंसिल दिस लायबिलिटी अगेंस्ट दिस एसेट वर्थ रुपीज हाउ मच, 55,000। बिकॉज जो भी पी लिमिटेड के बिल्स रिसीवेबल हैं वो सारे के सारे जी लिमिटेड के एक्सेप्टेंसेस हैं। अब ध्यान दीजिए टोटल एक्सेप्टेंस कितने हैं जी लिमिटेड के, 75। उसमें से 55 पर ने कैंसिल कर दिया बिकॉज दे आर म्यूचुअल ओइंग्स, दे आर इंटर कंपनी ओइंग्स। और किसी भी तरह की म्यूचुअल ओइंग को कैंसिल करने का एंट्री बड़ा सिंपल होता है बच्चों। आप सिंपली क्या करेंगे, लायबिलिटी को एसेट के अगेंस्ट में कैंसिल कर रहे हैं तो लायबिलिटी को डेबिट करना है, एसेट को क्रेडिट करना है। यानी एंट्री बन जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैंने यहाँ पे लिखा इंटर कंपनी ओइंग्स कैंसल्ड, intercompany owings cancelled, that is rupees 55,000. all right, इतनी बातें क्लियर। एंट्री नंबर एफ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक। वो यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं,
क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अमेलगमेशन से पहले जी ने कुछ पी को स्टॉक सेल करा था या पी ने कुछ जी को स्टॉक सेल करा था, उसमें कुछ अमाउंट अनसोल्ड रह गया, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, वो है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का एंट्री। यहाँ पे जी लिमिटेड ने पी लिमिटेड के 10,000 रुपीज के एक्सपेंस का पेमेंट करा है, तो जी लिमिटेड को क्या एंट्री क्रिएट करना चाहिए? एक्सपेंसेस के लिए हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल्टरनेटिवली जनरल रिजर्व अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ प्रेफर करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमेलगमेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है, अमेलगमेशन एक्सपेंसेस पेड। अब देखिए यही सेम एंट्रीज हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाई थी, तो आई थिंक थोड़ा आपको अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा एंट्रीज में और आपको यकीन आ रहा होगा कि हाँ सर हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सिमिलर सी एंट्रीज बन जाती हैं। अब आप देखिए इसमें एक्स्ट्रा एंट्री क्या आ सकती है। अभी तक हमने यहाँ पे एक केस कवर नहीं करा है, दैट इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक इन केस ऑफ मर्जर, तो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ सकता है। बाकी तो आप देखिए हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज कवर कर दी हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम एंट्रीज बनेंगी वो यहाँ पे 7 बनेंगी। उसमें से हम ऑलरेडी कितनी बना चुके हैं, देखो हम ऑलरेडी 6 एंट्रीज बना चुके हैं, तो और यहाँ पे अगर कुछ टफ आएगा तो वो क्या आएगा, वो 7th एंट्री और आ जाएगी, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं इस टॉपिक के अंदर। आप समझ रहे हैं कितना सिंपल टॉपिक है? लेंदी है डेफिनेटली, सॉल्यूशन करने में टाइम लगता है, बट जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इवेंचुअली ये इजी लगेगा, ये टफ नहीं लगेगा, ठीक है। सारी की सारी एंट्रीज बन चुकी हैं, आइए बैलेंस शीट बनाते हैं, फेयर आउट करते हैं बैलेंस शीट को। शेयर कैपिटल सबसे पहले, शेयर कैपिटल, और थोड़ा अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। शेयर कैपिटल, तो मुझे बताइए जी लिमिटेड के पास पहले से कितना शेयर कैपिटल था? इसके पास दो तरह का शेयर कैपिटल है, दैट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जहां तक बात है तो जी लिमिटेड के पास पहले से 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑलरेडी है, बट जो जी लिमिटेड ने पी लिमिटेड को पेमेंट के लिए शेयर इशू करे वो 14% नहीं है, 15% है। देख रहे हैं? तो यहाँ पे अब दो अलग अलग कैटेगरी तो प्रेफरेंस शेयर्स की हो गई, उसके अलावा एक कैटेगरी इक्विटी शेयर्स की है, और पहले से इक्विटी शेयर कितने हैं? 25 लाख। तो मैं एक काम करता हूं, मैं शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। मैंने शेयर कैपिटल में सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट कर दिया है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल का। टोटल आप मुझे बताएंगे कितने कैपिटल बन जाएगा? 25 लाख का ऑलरेडी है, 25 लाख का ऑलरेडी है, और परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए 16,50,000 का और इशू हो गया, तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 41,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 41,50,000, 41,50,000। और हर एक शेयर कितने रुपीस का है? हर एक शेयर यहाँ पे 10 रुपीस का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 4,15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 41,50,000। कैन यू टेल मी इसमें से कितने शेयर्स अदर देन कैश इशू करे गए हैं? हमने यहाँ पे जो भी शेयर्स इशू करे हैं एक्स्ट्रा कितने शेयर इशू करे? 1,65,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा आउट ऑफ विच 1,65,000 शेयर्स have been issued for consideration other than cash। ये पॉइंट लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बदले हमें कोई पैसा नहीं मिला, हमने बिजनेस खरीदने के बदले शेयर इशू करे हैं, सो दे आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए, इसके अलावा हमारे पास में है यहाँ पे 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने अमाउंट का है? 11 लाख का है, और यहाँ पे हर शेयर 100 रुपीज ईच है। सो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 11 लाख रुपीज का। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 11,000। सो 11,000 शेयर्स
ऑफ ₹100 ईच। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक और एक नया कैटेगरी खुलेगा शेयर कैपिटल में, दैट इज 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका अमाउंट कितना है? 9,35,000। एंट्रीज में चेक कर सकते हैं आप। और एक शेयर कितने का है? 100 का। तो इसका मतलब शेयर कितने हो जाएंगे? 9350। सो 9350 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल कर लें इन सबको, 41,50,000 प्लस 11 लाख प्लस 9,35,000। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज 61,85,000। 61,85,000। ये वैल्यू आप कहाँ पे लिखेंगे? ये वैल्यू आपको नोट डाउन करना पड़ेगा बच्चों अपनी बैलेंस शीट में, इन द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल, 61,85,000। इज इट क्लियर? सेकेंड नोट है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का। रिजर्व्स एंड सरप्लस, चलिए ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है? हमारे पास यहां पे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व, फॉर जी लिमिटेड जनरल रिजर्व इज 2,50,000 प्लस एडिशनली कितना आया? 15,000 पी लिमिटेड का भी आ गया। जनरल रिजर्व का वैल्यू हो जाएगा 2,65,000। इसके अलावा और क्या है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 1,50,000 एंड 1,00,000, दैट इज 2,50,000। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 2,50,000। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के अलावा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ओनली फॉर पी लिमिटेड 50,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 50,000। and at last we have profit and loss account. So profit and loss account, अब यहां पे अगर आप बैलेंस देखेंगे तो 3,75,000 प्लस 1,25,000 का बैलेंस है, दैट इज 5 लाख। बट यहां पे कुछ एक्सपेंडिचर भी हुआ था, कितने का? 10,000 का। तो मैं 5 लाख में से 10,000 का एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा। यू कैन चेक दी एंट्रीज, लास्ट एंट्री जो अपना है वो एक्सपेंडिचर का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिवाइज्ड बैलेंस है वो कितना निकल कर आ जाएगा? दैट वुड बी ओनली 4,90,000। सो 4,90,000 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,65,000, टोटल अमाउंट विल बी 10,55,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी 10,55,000। डन। इसके बाद आपका थर्ड नोट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दोनों ही कंपनी के 15% डिबेंचर्स थे। इनफैक्ट जो 15% डिबेंचर्स पी लिमिटेड के थे वो भी आज जी लिमिटेड के डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं ऑफ द सेम वैल्यू। 15% डिबेंचर्स का टोटल अमाउंट कितना है जरा आप देखें, 2,50,000 प्लस 1,75,000, टोटल इज 4,25,000। सो 4,25,000 डिबेंचर्स की वैल्यू है, बट उसमें से कुछ डिबेंचर्स हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इशू कर दिए हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा आउट ऑफ विच डिबेंचर्स ऑफ ₹1,75,000, बिकॉज पुरानी कंपनी मतलब जिसको अपन टेक ओवर कर रहे हैं उसके डिबेंचर्स 1,75,000 के हैं,
उसके बदले हमने अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करे एंड दे आर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप देखिए एंट्री हमने क्या बनाया, 15% डिबेंचर टू 15% डिबेंचर, डिबेंचर के बदले डिबेंचर इशू हो गए, दे आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। So out of which debentures of rupees 1,75,000 are issued for consideration other than cash। ठीक है जी। इसके बाद नोट नंबर 4 हमारे लिए आएगा ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में दो कैटेगरीज हैं, वन इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, अदर इज द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल। चलिए क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है देखें जरा। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,50,000 एंड 75,000, दैट इज 2,25,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 2,25,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल? इट इज 75,000 प्लस 1 लाख, दैट इज 1,75,000। उसमें से हमें कुछ इंटर कंपनी ओइंग्स का एडजस्टमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया इंटर कंपनी ओइंग्स। दोनों कंपनीज के बीच में जो म्यूचुअल ओइंग्स हैं दे वर वर्थ रुपीज 55,000। सो 2,25,000 प्लस 1,75,000 माइनस 55,000। आपको एग्जामिनेशन में भी इस तरह का जो स्पीड है बच्चों मेंटेन करना पड़ेगा, वरना पेपर छूटेगा आपका। 3,45,000 ये ट्रेड पेएबल्स हो गया। तो लायबिलिटी साइड अपना रेडी हो चुका है, ठीक है, लायबिलिटी साइड रेडी हो गया। 61,85,000 शेयर कैपिटल है, 10,55,000 रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4,25,000 है, ट्रेड पेएबल्स 3,45,000 है, और उसके अलावा जो अदर करंट लायबिलिटीज का अमाउंट था वो हम ऑलरेडी लिख चुके थे। एक बार आप चेक कर लीजिए सारे के सारे फिगर्स, दे मस्ट टैली। 3,45,000 for trade payables, 4,25,000 for long term borrowings, 10,55,000 for reserve and surplus, and 61,85,000 for the preference share capital. Is it done? कुछ भी अगर रह गया हो तो फिर से नोट डाउन कर लीजिए। अब जहां तक एसेट के साइड का सवाल है तो आपका नोट नंबर 5 बनेगा टेंजिबल असेट्स के लिए। टेंजिबल असेट में क्या क्या चीजें शामिल करनी है आपको देखें जरा। टेंजिबल असेट्स में क्या इंक्लूड करा जाएगा? यू विल बी इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, उसका हमने नोट बनाया है नहीं, इन्वेस्टमेंट का नोट बनाया है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल का नोट बना है। तो ट्रेड रिसीवेबल में आप शो करेंगे अलग से डेटर्स एंड बीआर। तो डेटर्स एंड बीआर आर 4 लाख एंड 4,60,000, बीआर इज 50 एंड 55। उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा इंटर कंपनी ओइंग्स 55,000 का। लास्ट में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जहां पे आप दोनों का कैश एट बैंक ऐड करेंगे और बैंक बैलेंस में से माइनस कर देंगे 10,000 का अमाउंट जो हमने एक्सपेंसेस के लिए पे करा है, ठीक है। तो आई थिंक एसेट्स वाला साइड आप इजीली अपने आप से फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। एसेट वाला साइड एज अ होमवर्क आप अपने आप से फिनिश कर लेना एंड चेक करना कि जो आपका बैलेंस शीट है वो टैली होता है या नहीं होता। इजीली हो जाएगा क्योंकि मेजर पॉइंट्स तो अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, एंट्रीज हमने बना ली,
जो मेजर यहाँ पे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का प्रेजेंटेशन है वो भी हमने कर डाला है। तो अब जो छोटे मोटे पॉइंट्स बचे हैं इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे एंड आपको वेरीफाई करना है, अपना बैलेंस शीट को टैली कराना है। ठीक है, एसेट का साइड मैंने छोड़ दिया, लायबिलिटी एंड इक्विटी का साइड हमने ऑलरेडी कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में बैलेंस शीट कंप्लीशन, दिस इज अप टू यू। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, following are the summarized balance sheet of P Limited and Q Limited as on 31st March 2014. Share capital, equity shares of rupees 10 each, 10% preference shares of rupees 100 each, reserves and surplus secured loans में 12% debentures है, current liabilities में trade payables हैं, fixed asset, investment, current asset में inventory, trade receivables, cash at bank। अभी पिछले दो क्वेश्चंस की तरह फिर से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स का, ट्रेड पेएबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बीआर है, ट्रेड पेएबल में यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बीपी है। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज, अब कुछ नया पॉइंट आ रहा है, देखिए। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी रीवैल्यूड एट 15% अबव बुक वैल्यू। दोनों कंपनीज के फिक्स एसेट्स को बुक वैल्यू से 15% ऊपर रीवैल्यू करना है। Inventory in trade and debtors are taken at 5% lesser than their book value। Inventory in trade और debtors को 5% कम वैल्यू पे टेक ओवर करना है। Both the companies are to pay 10% equity dividend, preference dividend having already been paid। दोनों कंपनीज को 10% का डिविडेंड भी पे करना है। All the after the above transactions are given effect to P Limited will absorb Q Limited on the following terms। यानी बच्चों आप देखिए, अब क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम चल रहा है, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था वैसा ये वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या बोल दिया इन्होंने कि अमेलगमेशन की स्कीम से पहले ये तीन बातें कर दीजिए। तीन बातें क्या क्या है? सबसे पहली बात तो फिक्स्ड एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर दीजिए, इन्वेंट्री इन ट्रेड और डेटर्स को 5% कम पे लेना है, ठीक है, उनको भी रीवैल्यू करना है, और जो कंपनीज हैं वो आपस में 10% का डिविडेंड पे करेंगी। ये काम करने के बाद में अब्जॉर्प्शन की स्कीम बना दी गई है। और स्कीम में क्या लिखा है? 8 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच विल बी इशूड बाय पी लिमिटेड एट पार अगेंस्ट 6 शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। आगे लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट बाय इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार इन पी लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर्स हैं। बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये भी गिवन है कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर इशू करे जा रहे हैं, कौन सी वैल्यू पे इशू करे जा रहे हैं। यू कैन सिंपली अप्लाई द नेट पेमेंट मेथड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। 12% debentures of Q Limited are to be paid at 8% premium by 12% debentures in P Limited issued at a discount of 10%। कहते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट 8% के प्रीमियम पे करना है, और प्रीमियम के अलावा जो पेमेंट होगा वो पेमेंट करा जाएगा खुद के डिबेंचर्स के फॉर्म में, वो भी 12% के ही हैं, बट उन 12% के डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करा जाएगा। ऑलराइट, आगे लिखा है 30,000 is to be paid by P Limited to Q Limited for liquidation expenses and sundry creditors of Q Limited include 10,000 due to P Limited। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं म्यूचुअल ओइंग्स आ गई। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा बस ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे रीवैल्यूएशन के लिए गिवन है, ठीक है ना। जो रीवैल्यूएशन का पॉइंट गिवन है वो एक्स्ट्रा है, और जो डिविडेंड पे करना है वो एक्स्ट्रा है। बाकी अगर आप देखें तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न पे है जैसा हम अभी करते हुए आ रहे हैं। ठीक बात है, हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनानी है एंड स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेएबल बाय पी लिमिटेड। क्या नहीं मांगा? बैलेंस शीट नहीं मांगी, बट स्टिल मैं आपसे बैलेंस शीट बनवाऊंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो। ऑल्दो यहाँ पूछा नहीं है, बट आई वुड वांट कि आप यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे कौन सी कंपनी का? पी लिमिटेड का, बिकॉज पी हैज टेकन ओवर यहाँ पे क्यू लिमिटेड, तो पी ने क्यू को टेक ओवर कराए तो आप पी का बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है वो समझिए। पिछले दोनों क्वेश्चन में लिखा था एमैल्गमेशन मर्जर के नेचर में, क्या यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा। और यहाँ पे मर्जर के नेचर में शायद हो भी नहीं सकता,
क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अमेल्गमेशन की स्कीम के दौरान असेट्स को रीवैल्यू करा गया है। और आपको मैंने एक बात सिखाई थी कि मर्जर के नेचर में इट इज कंपलसरी टू टेक ओवर द एसेट्स ओनली एट द बुक वैल्यूज। बट यहाँ पे आप देखिए हमने इन्वेंट्री और डेटर्स को 5% लेस पे लिया है और दोनों कंपनी के फिक्स असेट्स को 15% ऊपर वैल्यू कर दिया है। तो यहाँ पे तो चेंजेस हो गए वैल्यू के अंदर, क्योंकि वैल्यू में चेंजेस हो गए हैं और इन्वेंट्री और डेटर्स को 5% लेस वैल्यू पे टेक ओवर करा। इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई ये मर्जर नेचर नहीं हो सकता, इट इज इन द नेचर ऑफ परचेज। और जब परचेज का नेचर होगा तो कहां पे डिफरेंस आएगा, जो हमारी सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री के अंदर हम मर्जर के केस में एडजस्टमेंट कहां पे करते हैं, रिजर्व्स में। यहाँ पे एडजस्टमेंट किस में होगा, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व में होगा। ठीक बात है ना, तो गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। उसके अलावा जो एक्सपेंस के पेमेंट की एंट्री होगी, थोड़ा सा चेंज वहां पे आएगा, क्योंकि अगर ऊपर वाली एंट्री में गुडविल आएगा तो आपको गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, और अगर ऊपर वाली एंट्री में कैपिटल रिजर्व आएगा तो फिर आपको एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री में कैपिटल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं यहाँ पे, किसके केस में, परचेज के केस में। ठीक बात है। बाकी पीसी निकालने में कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज पीसी के अंदर फर्क नहीं पड़ता है कि अमेल्गमेशन कौन से नेचर का है, मर्जर के नेचर का या परचेज के नेचर का है। ओनली व्हेन यू आर क्रिएटिंग द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी तो फर्क पड़ता है कि आपका अमेल्गमेशन का नेचर क्या है, क्या वो परचेज नेचर है या फिर वो मर्जर नेचर है। बाकी पीसी निकालना इज अ वेरी सिंपल टास्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इक्विटी शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के बदले प्रेफरेंस शेयर्स हैं। डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट आपको मालूम है पीसी में कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपका बच्चों टास्क क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके आप सारे के सारे फॉर्मेट्स बना के लेकर आएंगे। मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको फॉर्मेट बनाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे हमारा क्लास में टाइम सेव होगा। जब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्वेश्चन को तो आपका फॉर्मेट तैयार होंगे। आप 2 पेज का जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि वैसे तो बैलेंस शीट पूछी नहीं, बट आपको मैंने कहा कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे 1 पेज का। उसके बाद आप 2 पेज के उसके नोट्स शो करेंगे। ठीक बात है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें किसके किसके नोट्स रिक्वायर्ड होंगे, देखो आप, हमें यहाँ पे नोट फिक्स्ड असेट्स का रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स के लिए अलग से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, डायरेक्टली फिक्स्ड असेट्स का अमाउंट गिवन है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल असेट्स के लिए आपको नोट की नीड नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको नोट की नीड नहीं है, इन्वेंट्री के लिए भी नोट की नीड नहीं है, बट ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए आपको नोट क्रिएट करना पड़ेगा। कैश एट बैंक के लिए भी नोट क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंसेस का पॉइंट आएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल का नोट डेफिनेटली बनेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नोट डेफिनेटली बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट भी बनेगा, 12% डिबेंचर्स का भी नोट बनेगा, ट्रेड पेबल्स का भी नोट बनेगा। यानी लायबिलिटी में तो सभी आइटम्स का नोट क्रिएट करना है, बट एसेट्स के अंदर आपको एज सच यहाँ पे नोट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट द ट्रेड रिसीवेबल्स एंड द कैश एट बैंक, बिकॉज यहाँ पे इंटर कंपनी ओइंग्स का पॉइंट है, वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा इन द ट्रेड रिसीवेबल, और उसके अलावा यहाँ पे कैश एट बैंक का पॉइंट है, जो मुझे यहाँ पे एक्सपेंस का एडजस्टमेंट भी शो करना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा बच्चों, एक चीज और, जब आप यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का नोट बनाएंगे, यानी कि जब जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखेंगे इन दोनों को ऐड करके, तो आपको एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है, वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने लिखा, उसमें आया टेंजिबल असेट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक इनटेंजिबल असेट भी अराइज हो जाए। नाउ यू वुड से कि सर इनटेंजिबल असेट तो यहाँ पे गिवन है ही नहीं, फिर अराइज कैसे हो सकता है। बच्चों आप समझिए, जब हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो जर्नल एंट्रीज में एंट्री नंबर 2 बनेगा। एंट्री नंबर 2 में क्या आपको लगता नहीं कि गुडविल आ सकता है, आ सकता है सर। तो अगर एंट्री नंबर 2 में गुडविल आएगा तो मुझे गुडविल कहां पे शो करना पड़ेगा, अंडर द कैटेगरी ऑफ इनटेंजिबल असेट। तो इस चीज का प्रोविजन अपन पहले से लेके चलते हैं कि अगर बाय चांस गुडविल आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इनटेंजिबल असेट्स भी ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप स्पेस पहले से छोड़कर चलेंगे। ठीक है, कि अगर बाय चांस गुडविल निकल कर आ जाए तो इनटेंजिबल असेट की एक हमारे पास में लाइन अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे नॉन करंट असेट, उसके अंडर में आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
उसके अंडर में आएगा टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट का अमाउंट तो अवेलेबल है, बट उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे आएगा इनटेंजिबल असेट। आपको पहले से लिखना नहीं है इनटेंजिबल असेट, बट आपको जगह छोड़ के चलना है कि अगर कल को सेकेंड एंट्री में यहाँ पे गुडविल बनकर आ गया तो हम उसका अमाउंट लिख पाए और हमें अपना सॉल्यूशन कट नहीं करना पड़े। ठीक है, तो एक लाइन का प्रोविजन छोड़ेंगे आफ्टर टेंजिबल असेट, उसके बाद आप बाकी आइटम्स को नॉर्मली रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक बात है बच्चों। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको तैयार करके लाना है, साथ में आपको परचेज कंसिडरेशन निकाल के लेकर आना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली अपने सॉल्यूशन को प्रोसीड करेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको मैंने बोला कि जो बैलेंस शीट का असेट साइड है वो कंप्लीट करना है और बैलेंस शीट को टैली कराना है। तो ये दो आपके टास्क आज के होमवर्क के हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।